Okay, so hi everyone, this is your खुशबू मैम. I hope you all are doing well. Okay, तो जैसे कि आपको पता है वीकली आपका टेस्ट होता है ना. तो अभी क्योंकि न्यू ईयर की वजह से आपका टेस्ट नहीं हो पाया था संडे को, तो 2 जैन को आपका टेस्ट हुआ था, राइट. ओके, तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको हर टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ. ठीक है. तो 25 दिसंबर का ऑलरेडी मैंने अपलोड करवा दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो आपका 2 जैन को हुआ था उसका मैं आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, सो दैट आप ये देख पाए कि आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर पा रहे हैं. ठीक है बच्चा. ओके. तो जैसे कि आपको पता है कि नीट में आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, पता है ना, दोबारा दोबारा बताने की नीड नहीं है. तो 45 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हैं, 45 आपके केमिस्ट्री के हैं, जो बाकी क्वेश्चन है वो तुम्हारे बायोलॉजी के हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का सॉल्व करवा रही हूँ पेपर. ठीक है. तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैम कैसे अप्रोच कर रही है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को. ठीक है. मैं फिर बोल रही हूँ, पेपर डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है. ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे. तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है. एक्सेस ऑफ PCl5 रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना. तो आपको पता है PCl5 कोई आपके लिए ऐसा नया रिएजेंट तो नहीं है, ये आपको पता है, मैं क्लास में भी काफी बार हुआ है. ये बेसिकली क्या करता है, OH को Cl में रिप्लेस करता है ना, OH को Cl में चेंज करता है. तो एक बात बताओ, H2SO4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ, SO2OH का होल ट्वाइस लिख सकती हूँ. तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे PCl5 डालू, तो अभी मैंने क्या कहा, वो क्या करता है, OH को Cl में चेंज करता है. तो ये क्या बन जाएगा, SOCCl2. और इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिल सल्फ्यूरिल क्लोराइड. क्या आ रहा है. ठीक है, आता होगा, किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ी है. और आपको पता है नीट का एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर होता है. लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेटा वो तो सिर्फ PYQ से ही पता चलेगा, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. उसी से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. अदरवाइज सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है. ओके. बेटा इसको ना थायोनिल क्लोराइड मत समझ जाना, थायोनिल क्लोराइड होता है बच्चे आपका SOCl2. ठीक है. तो 46 का ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. 47 ये तो पता नहीं कितनी बार आ गया, मुझे नहीं पता कि इस पेपर में दोबारा क्यों डाला है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, आ गया तो कर देते हैं. सिंबल ब्यू क्या है, ब्यूटाडाइइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखिए, ऑन हीटिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मेरी साइड से इस पे लिख लो, इंपॉर्टेंट. हालांकि ये P ब्लॉक से है क्वेश्चन, लेकिन हम ट्राई करते हैं, हो जाएगा. इसमें कंसेप्ट है छोटा सा, वो मैं आपको बता देती हूँ. ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फॉस्फोरस गिव अ गैस. तो वो क्या कह रहे हैं बेसिकली, P4 इज योर व्हाइट फॉस्फोरस. तो जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको गैस मिलती है PH3. दिस इज योर फोस्फीन गैस. कौन सी गैस, फोस्फीन गैस. तो इस गैस के बारे में पूछा है कि बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो ध्यान रखना, जो फोस्फीन गैस होती है बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है और रोटन फिश जैसी इसकी स्मेल होती है. तो ये तो करेक्ट है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. इट्स सोल्यूशन ऑफ वाटर डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ठीक है. तो अगर आप इसका लेते हैं सोल्यूशन पानी में, वाटर में, तो ये डिकम्पोज हो जाती है. ठीक है. तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है P ब्लॉक वाले चैप्टर में, इनऑर्गेनिक में ही अगर मैं बात करूं तो बहुत सी चीजें रट्टा मारने की होती है. ठीक है. तो लेकिन ना एक क्वेश्चन आप कर लोगे, अगर आपने P ब्लॉक पढ़ा है ना, ग्रुप 15 पढ़ा है, तो बहुत इजीली कर लोगे. ठीक है. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. आपसे इनकरेक्ट पूछा, तो देखो बच्चा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका बेसिक नेचर जनरली कंपेयर करवाते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं या ऐसे करके पूछ लेते हैं. तो आपको बेसिकली ये बताना है कि PH3 लेस बेसिक है या NH3 लेस बेसिक है. अब मेरी ध्यान से सुनो, यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे. देखो, NH3 की बच्चे आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है और एक लोन पेयर होता है. ऐसे आप बोलोगे मैम PH3 की भी सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी विच इज sp3, है ना. लेकिन एक्चुअल में ना इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है. क्यों नहीं होती है, ध्यान से सुनना. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है ना. तो NH का क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी इसलिए उसकी ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना, हम बोलते हैं. तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होकर उसका जो
sp3 जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है, कौन सी, 1s हाइड्रोजन की और 2p नाइट्रोजन की। तो अगर आप सेम कंसेप्ट यहाँ पे pH3 पे लगाओगे तो फंसोगे बहुत बुरी तरह। एक्चुअल में क्या होता है ना बच्चे, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, p की ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। p का क्या होता है, जो नाइट्रोजन की जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वही उसकी होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो इसकी क्या होगी, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3s2 3p3 होगी, है ना। ठीक है जी, हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं pH3। तो ध्यान रखना, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करवा के pH3 बना रहे हो तो pH का बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं होता है, ठीक है, pH का बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं होता है, तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती कि वो कंपनसेट हो सके। तो pH3 जो है, pH बॉन्ड वीक नहीं होता है, इसलिए जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम बोल रहे हैं ये इसकी नहीं होती। एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ p के प्योर p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं और इनके साथ h जो है बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि ये भैया जी जो s ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ठीक है। ये किस लिए होता है, किस केस में होता है, ये 3p 4p 5p इनमें होता है ये, ठीक है। आपके जो सॉरी, अगर मैं बोलूँ थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो उसमें क्या होता है बच्चे, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते। और इसका एक रूल है, इस रूल का एक नाम होता है ड्रैगोज रूल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो क्योंकि pH3 में एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के पास रहते हैं। अगर पास रहेंगे तो इजिली डोनेट नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो NS3 क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है। आपसे पूछे इनकरेक्ट, तो NS3 इज मोर बेसिक देन pH3, तो बी जो होगा बच्चे वो इनकरेक्ट होगा कि इट इज मोर बेसिक देन NS3, ये सच नहीं है, ठीक है। क्या सच है फिर, सच ये है कि जो pH3 है वो लेस बेसिक होता है, ना कि मोर बेसिक होता है। जो मैंने ये आपको पूरी कहानी बताई है, इसका रूल है, एक बेसिकली एक रूल है, इस रूल का नाम क्या है, ड्रैगोज रूल है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के मेंबर्स हैं, क्योंकि उनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें प्योर p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मिथोक्सीमीथेन। मिथोक्सीमीथेन आपको अच्छे से पता है क्या है ये आपका, मिथोक्सीमीथेन एंड इथेनॉल, ठीक है। अब तो आपका आइसोमेरिज्म भी हो चुका है। तो ये क्या है बच्चे, मैंने कहा था कि अल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट। उसके बाद आइए, एसिडामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल अमीन, ठीक है। एसिटामाइड क्या होता है, CH3CONH2, यही होता है। उसको ट्रीट करवाया गया है इन चारों में से, वो बोल रहे हैं एक एक करके सबके साथ ट्रीट करवाया गया है, इनमें से कौन मिथाइल अमीन देगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक कार्बन कम मिल रहा है, कौन सी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आइए बच्चे 51, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो आप ध्यान रखना, जब जब भी कार्बन आपको 4 से ज्यादा मिलेंगे तो समझ जाना वहां पे कोई एरोमेटिक रिंग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, C7H8, ठीक है। तो 6 कार्बन तो ये हो गए, है ना, और 6 हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है। तो ये क्या बोला गया, बेसिकली ये टोल्वीन है C7H8, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है। और आपको अगर नहीं भी पता तो आप यहाँ से ऑप्शन से हिंट लगा सकते हैं। सब में क्या दिया हुआ है बच्चे, टोल्विन दिया हुआ है, इट मीन्स ये टोल्विन रहा होगा, ठीक है। 3Cl2 है, ठीक है, और हीटिंग दे रखी है। क्या बोला था कि जब भी हीटिंग या सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या होता है, बेंजाइलिक या एलाइलिक हेलोजनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन है, मिनिमम एक H होना चाहिए, यहाँ पे तो 3 H है और 3 इक्विवेलेंट डले हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, तीनों के तीनों HCl से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका आ गया ए। अब वो बोल रहे हैं कि ब्रोमिनेशन करवा दो, ब्रोमिनेशन कहाँ कराओगे, ऑर्थो पैरा है मेटा पे। अब देखो CCl3 क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, है ना, तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और तुम्हें अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है बेटा, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यानी कि जो ब्रोमीन आएगा वो कहाँ आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा, बिल्कुल ठीक है।
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर ZnHCl क्या करता है? ये ZnHCl ना बहुत ही मस्त काम करता है। ये वैसे 11th में आता है ये वाला रिएजेंट, तो ध्यान रखना जब भी ये आ जाता है ना Zn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उसका मतलब वो क्या करना आया, वो हेलोजन को हटाने आया है। ठीक है, और हेलोजन को हटाएगा तो क्या लग जाएगा, HH लग जाएगा, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपको देखना है तो हाइड्रोकार्बन की प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या मिला है इस केस में, मेटाब्रोमोटोलुईन मिला है। ठीक है बच्चा, 52 क्वेश्चन पे आओ। ये आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि ये काफी इजी है, बट नीट में ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो ये क्या है देखो एक बार, सल्फेट इसमें बाहर है और इसमें Br बाहर है ना, तो कौन सा आइसोमर है, ये आयनाइजेशन आइसोमर है। क्योंकि जब बेसिकली अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो बेरियम क्लोराइड में, तो बेरियम सल्फेट मिलेगा, है ना, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हो तो इसमें AgBr मिलेगा। इसमें सल्फेट के आयंस मिलेंगे आपको सोल्यूशन में, इसमें ब्रोमीन के। तो कौन से हो गए, ये आयनाइजेशन आइसोमर हो गया। ठीक है, इजी था। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीहिस्टामिन्स इज आर नॉट एन एंटासिड। ये कौन से चैप्टर से है, ये है बच्चे आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से एंटीहिस्टामिन्स एंटा एसिड्स नहीं है। अब ध्यान रखना, रेनिटिडीन, ठीक है, सिमेटिडीन, ये तीनों के तीनों ABC सारे एंटीहिस्टामिन्स है, लेकिन जो ये टेरिफेनेडिन है ये बच्चे एंटा एसिड नहीं है। सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन आपके एंटा एसिड है, बट ये नहीं है। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, देखो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, log K2/K1 माइनस EA/2.303 RT 1/T2 माइनस 1/T1, यही करते हो। तो बेसिकली आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, बाकी और किसी पे भी आप टिक मार्क नहीं लगाएंगे, मतलब और बाकी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे भैया यहाँ पे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात ही नहीं हो रही है ना, तो बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए। इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं, अगर रेट कांस्टेंट भी चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि यू नो कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 55। क्या बोल रही है ये, आपको कुछ डरना नहीं है, बहुत इजी है ये। देखो मैम कैसे अप्रोच कर रही है। मैम ये देखा देखा सा लग रहा है रिएजेंट, है ना, हिट कर रखा है, NOH है, कौन सी रिएक्शन है, आपके दिमाग में आना चाहिए एल्डोल या कैनिजारो। इसलिए मैं कह रही हूँ जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे सोच के जाइएगा कि एल्डोल या कैनिजारो से हमें क्वेश्चन मिल सकता है, और एक आइडोफोम। ये तीनों बहुत फेवरेट होते हैं नीट वालों के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो NOH है तो अब एल्डोल भी हो सकती है, कैनिजारो भी। लेकिन मैम एल्डोल में तो ये बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो देगा, लेकिन यहाँ तो हमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कैनिजारो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो कैनिजारो में क्या मिलता है आपको, आपको पता है एक अल्कोहल मिलता है और एक क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है। ठीक है, तो एक बार इसका अल्कोहल मिलने वाला है, ठीक है, एक बार ये सोल्ट मिलने वाला है, ऐसे ही इसका सोल्ट और इसका अल्कोहल मिलने वाला है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, सोल्ट लिख दो या एसिड लिख दो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा रखी है, इट मीन जो सोल्ट बनेगा वो हाइड्रोलिसिस होकर वो एसिड बन जाएगा। तो इसमें तो चारों एसिड बना दिए, बिल्कुल गलत। इसमें तो पता नहीं, इसमें सारे अल्कोहल बना दे, गलत। ये देखो बी वाला देखो, बिल्कुल ठीक है ना, एक अल्कोहल एसिड, तो बी वाला बिल्कुल ठीक है। रिंग यहाँ पे बनेगी नहीं, इंट्रामोलिकुलर यहाँ पे नहीं होगा, और अगर इंट्रामोलिकुलर आप करवाते भी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे तो 6 बना रखी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल फॉर्म द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल्स। याद आ रहा है, DNF लोग में पढ़ा था ना ट्रांजिशन मेटल्स, है ना, तो वो क्या करते हैं, काफी अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद है द अनायन ऑफ
ACAC इज व्हाट? एसिटाइल एसीटोन। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पहले रिपीट हो चुका है। तो पूछ रहे हैं वो चीलेट बनाते हैं, चीलेट में तो आपको पता है रिंग बनती है, तो पूछ रहे हैं द रिंग ऑफ चीलेट्स आर, जो चीलेट बनेगा वो कितने मतलब कितने मेंबर रिंग होगी। तो देखो ना, अगर मैं बनाऊं तो ACAC क्या होता है? यही होता है। क्या होता है ACAC? एसिटाइल एसीटोन। क्या होता है उसका? देखो मैं आपको, ये होता है बेटा, ठीक है। एक सेकेंड, गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी। CH3 CH2, ठीक है, CO OCO CH2 CH3, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे रहने वाला आपका, ठीक है, 3 है, ठीक है। आइडेंटिसिटी क्या होती है इसकी? 2 होती है तो 6 होगा। या ऐसे भी देख सकते हो, मान लो अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता, लेकिन हाँ ACAC ये पता होना चाहिए, बाइडेंटेट होता है। तो डेंटिसिटी इसकी 2 है, टोटल कितने हैं? 3, तो 3 into 6, बस बना दो 6 मेंबर। आ गया। ये भी कोऑर्डिनेशन से ही क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोक्योमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3 एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। तो देख लो क्या होगा, इधर ध्यान से देखो। इसको आप कैसे लिख सकते हो? CONH3 का 6 है ना, और बाहर क्या आ जाएगा? Cl3। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा? CONH3 5 Cl और Cl2, और इसमें क्या आ जाएगा? CONH3 4 Cl2 2। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रखनी होती है ना, पता है ना। ओके, तो AgNO3 के साथ कराए तो आपको बताना है कितने मोल ऑफ AgCl बेसिकली बनेंगे। तो आपको पता है ये आयनाइजेबल होती है, तो जब AgCl में डालोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? सॉरी, AgNO3 में डालोगे तो ये 3 मोल ऑफ AgCl बनेंगे। यहाँ पे 2 बनेंगे और यहाँ पे 1 बनेगा, तो 3 2 1 ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वर्नर थ्योरी से है ये क्वेश्चन आपका। उसके बाद है 59, द एबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज मेनली बिकॉज ऑफ। क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स? बताओ। कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था ना, पूरे कोऑर्डिनेशन में हमने यही पढ़ा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज होते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते हैं, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, सारे के सारे। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ से है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ध्यान से पढ़ना क्या है। यहाँ पे एनहाइड्रस है बच्चा। 9.65 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू फ्यूज एनहाइड्रस MgCl2। इतना करंट पास किया है, ठीक है, मतलब इतने कूलम का करंट पास किया है MgCl2 से। द मैग्नीशियम मेटल हैज ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड। चलो पहले इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं। तो ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, देखना एक बार, है ना। तो 2 into 96500 में, है ना, जब इतने चार्ज जो है पास कराओगे इतना कूलम, तो कितने ग्राम डिपॉजिट होगा? 24 ग्राम। तो जब 9.65 का कराओगे तो कितने का होगा? देखना, 24/2 into 96500 into 9.65। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इजी है। 2 से 24 गया तो क्या हो जाएगा? देखो एक बार, 12 into यहाँ पे 2 0, 965 से ये गया तो यहाँ पे आ जाएगा 12 into 10⁻⁻4 ग्राम। इतना डिपॉजिट होगा जब इतने कूलम जो है आप चार्ज पास करा रहे हो। तो वो क्या पूछ रहे हैं बेटा? ओके, हाँ जी। तो आगे देखिए क्या पूछा है। द मैग्नीशियम मेटल, तो इतना ऑब्टेन हुआ, मतलब इतना डिपॉजिट हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जितना ऑब्टेन हो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RMGX, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोल्स निकालने, कैसे निकालोगे मैम? गिवन मास, मैम गिवन मास।
बाय मोलर मास। अब कहोगे मैम गिवन मास तो हमें दे ही नहीं रखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दे रखा है। उन्होंने क्या कहा है, जितना ये मैग्नीशियम मेटल ऑब्टेन होगा वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जितना मास मैग्नीशियम का होगा उतना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होगा। तो गिवन मास इज 12 into 10 की पावर -4 ग्राम, और मोलर मास किसका लोगे यहाँ पे, मैग्नीशियम का लोगे। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन सी रहेगा बेटा इसका करेक्ट, 5 into 10 की पावर -5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, प्राइमरी अल्कोहल को करा दो कॉपर की प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये बहुत बार क्लास में हो चुका है, टेस्ट में भी आ चुका है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है 62, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड है, बता दिया इन्होंने, उनकी रिएक्शन कराई है NaNO2। अब बताओ NaNO2 के साथ कौन ही रिएक्ट करेगा। चलो, नहीं समझ में आया, आगे देखो। 0 डिग्री पे है, बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है। अरे भाई कितना सिंपल है, देखो बेंजाइल अल्कोहल ये है और N2 गैस निकल रही है, तो आपको पता है NaNO2 की प्रेजेंस में क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। अब CH2OH बना है, इट मींस क्या रहा होगा, बेंजाइल अमीन रहा होगा, है ना, प्राइमरी अमीन रहा होगा, नॉट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तभी ये बना ना, पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा, है ना। बहुत अच्छे से करवाया था मैंने। तो ओके, तो आपको ये पता चल गया ए क्या है। अब बोल रहे हैं कि ए के आपको नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं। क्या बताने हैं, ए के नंबर ऑफ आइसोमर बताने। तो कैसे बता सकते हो, एक तो यही बन गया, एक क्या कर सकते हो आप, प्राइमरी अमीन है, और मैंने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन भी क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं, याद करो, बताया था। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, NHCH3, देख लेना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। उसके बाद दो ये हो गए, एक बना दो आप CH3, एक मेटा पे लगा दो, एक ऐसी ऑर्थो पे आ जाएगा, और पैरा पे तो 3 4 और एक ये 5। तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे इसके, 5 आइसोमर बनेंगे। अगर किसी ने मेरी आइसोमरिज्म की क्लास अटेंड की है और अब ये क्वेश्चन आपने किया होगा टेस्ट में, तो पक्का आपका ठीक होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन तीनों ही फंक्शनल आइसोमर होते हैं, बट इसमें टर्शियरी अमीन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी मेटा ऑर्थो पैरा ये रहेगा 3। ओके, अगला आपका फेवरेट पॉलीमर से क्वेश्चन है। पॉलीमर के लिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए, बायोमोलिक्यूल के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद है नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। ठीक है, नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ किससे होते हैं, पॉली अमाइड लिंकेज। ठीक है, इसमें अमाइड लिंकेज होती है। ओके, 64 है, E1, E2 and E3 are the EMF of the following 3 galvanic cell respectively। आपको ये 3 galvanic cell दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, which one of the following is true। तो एक बार देखो, हम नर्न्स इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले तो देखते हैं। Zn2+, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। इस पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना, राइट हैंड साइड है। बस अब लिख लो इक्वेशन, Zn Cu+, Cu। इसकी नंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखना एक बार, E = E0 सेल -0.059/2 log Zn2+ by Cu2+, यही होगा। बस आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, निकाल लेना। क्या करोगे, पहले Zn2+ की लिखो, फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूं तो क्या होगा, log 0.1/m, तो नीचे आ जाएगा 10, है ना। बेसिकली माइनस में आएगी वैल्यू log 0.1 की, तो माइनस माइनस प्लस, तो EMF तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो E1 की पॉजिटिव आएगी EMF, लिख दिया मैंने ऐसे। ठीक है, मैंने सोल्व नहीं किया है, आपको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो क्या है, 1/1, तो log 1/1, इसको मैं यहीं से ही ठीक कर, देखो वो यहीं पे कर देती हूँ मैं। ये देखो इधर 1/1, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो E क्या हो जाएगा, E2 जो है बेसिकली E0 सेल के बराबर आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट थर्ड, 1/0.1, 1/0.1, तो ये तो log 1 आ जाएगा, और log 1 क्या होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, log 10 क्या होगा, 1। तो E = E0 -0.03, कुछ माइनस हो रहा है E0 में से, यानी कि E3 क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। तो देख लो, E1 सबसे ज्यादा, फिर E2, फिर E3, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट
ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आगे आइए, which of the following curves in accordance with friendly adsorption isotherm। ओके तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आपने नोटिस किया होगा कि आपके मोस्टली टेस्ट में फ्रेंडली आइसोथर्म से क्वेश्चन आया हुआ है, तो छोड़ के नहीं जाना है। तो इसकी इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, x by m एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन k p 1/n। ठीक है, यही होता है, p क्या है आपका प्रेशर है। ठीक है, तो अगर मैं इसका लोग ले लूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है सब में लोग और p के वर्सेस जो है ग्राफ बना रखा है। ठीक है, तो देखो लोग ले लिया तो क्या बन जाएगा, लोग के प्लस 1/n लोग p। ठीक है, तो लोग के वर्सेस लोग p, ये तो वैसे ही हटा दो, p के वर्सेस ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y, ये क्या हो जाएगा x, 1/n इज स्लोप, और ये इंटरसेप्ट, तो देख लो ऑप्शन सी। यहाँ पे तो ओरिजिन से गया हुआ है, तो ओरिजिन से तो है नहीं भैया, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, लोग के और स्लोप 1/n। इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये नहीं कि एक चीज में क्वेश्चन आया तो बस वही वही देखेंगे कि कैसे हुआ, देखा करो कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। हम इतना तो हमें नहीं पता चलता और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो भैया पीवाईक्यूज किस लिए दे रखे हैं। ठीक है, ओके आगे आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है सोडियम एसिटेट और HCl की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये क्या है, एसिडिक एसिड है, CH3CH है। वो कह रहे हैं द एडिशनल वैल्यू रिक्वायर्ड इज, देखो कैसे बनेगा, NaOC, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा ये, यही तो चाहिए था, है ना। आपको और किसकी वैल्यू चाहिए, आपको भैया NaCl नहीं चाहिए, तो NaCl गायब करना पड़ेगा, तो किसकी वैल्यू चाहिएगी, NaCl की वैल्यू चाहिए होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके नीट में ही आया हुआ पहले। ओके नेक्स्ट आइए, एन इमल्सिफायर इज ए सब्सटेंस, स्टेबलाइजर सुना है घर में, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर लाया जाता है, तो इसमें भी यही सीन है, एन इमल्सिफायर क्या होगा, जो स्टेबलाइज कर सके इमल्शन को। उसके बाद द एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ केमिसॉर्प्शन इज नियरली। ठीक है, देखो किसी ने अगर सरफेस केमिस्ट्री नहीं की अभी तक, तो एक काम करना, सरफेस केमिस्ट्री में ना सिर्फ ये पढ़ लेना, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, और एक फ्रेंडली आइसोथर्म, बस। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल, और कोई सोच नहीं रहा है कि मैम मैं पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी, तो प्लीज ये दो चीजें पढ़ लेना, फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन में डिफरेंस, और आपका फ्रेंडली आइसोथर्म। केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और केमिकल बॉन्ड्स जब बनते हैं आपको पता है हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो जो सबसे ज्यादा वाली एनर्जी है उस पर आप टिक मारेंगे, 80 to 240 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज होती है। जबकि इन केस ऑफ फिजियोसॉर्प्शन में क्या होता है, कम एनर्जी रिलीज होती है, तो वो काफी 20 to 40 के आसपास होती है। एडसॉर्प्शन थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर, एडसॉर्प्शन थ्योरी वैसे तो 3 क्वेश्चन पेपर में आते नहीं है, एक ही आता है नीट में, इसमें 3 दे रखा है, तो ध्यान रखना एडसॉर्प्शन थ्योरी सिर्फ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे ही एप्लीकेबल है। ये आपका सॉलिड सरफेस होता है, और इस पे कौन आके एडसॉर्ब होता है बच्चा, गैसियस, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो आके एडसॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस, एक से ज्यादा फेस इन्वॉल्व है। ओके नेक्स्ट आओ, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू MnCN6 3 नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में बेटा, प्रैक्टिस करनी है आपको, कोऑर्डिनेशन में कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके कैसे करेंगे मैम, देखो एक बार, Mn3+ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आती है सबको, तो क्या होता है, Mn क्या होता है बच्चे, 3d5 4s2 होता है, Mn3+ क्या हो जाएगा 3d4, तो इसको बनाना एक बार, 3d4 बनाओ, 1 2 3 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4s और 4p, यही होता है ना। CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। कितने चाहिए, 6 लिगेंड है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 और ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, सॉरी D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ओके उसके बाद है बच्चे आपका 71 क्वेश्चन है, 71 क्वेश्चन में 71 क्वेश्चन में देखो क्या है,
HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I negative ions, the pair of species is formed. क्या बनेगा देखो इधर, HgCl2 जब I2 में क्या I नेगेटिव है, ठीक है, तो देखना एक बार क्या बनेगा, HgI2 2Cl नेगेटिव, ठीक है, एक तो ये बनने वाला है HgI2। ओके, उसके बाद क्या है, देखो एक मिनट देखो, HgI2 फिर दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HgI4 2 नेगेटिव, ठीक है। ओके, I2 तो है, I नेगेटिव भी है, तो ये क्या बना लेगा, I3 नेगेटिव। देखो ये रिएक्शन है और ये ना इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन को कि कैसे होगा। इसमें क्या होता है बच्चे, HgI4 2 नेगेटिव और I3 नेगेटिव आपका बनता है, तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन देखो, आई थिंक ये लास्ट टेस्ट में भी था। आयुपिक नेमिंग, कीटो वाले ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या नेम हो जाएगा इसका, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन, या 2 पेंटेनोन जैसे भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म एन अलॉय, कहाँ से आया हुआ है क्वेश्चन, ये आप वहां से ट्रांजिशन मेटल्स में जो आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन है एलओए वाला, वहां से आप देख सकते हैं, आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, एफई और मरकरी जो है एलओए नहीं बनाते, क्योंकि मरकरी तो क्या करता है, एमलगम बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, तो मरकरी कभी भी आप एलओए में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आयरन और मरकरी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, मतलब आयरन और मरकरी का मिक्सचर जो है एलओए नहीं बना सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, चलो वन बाय वन करते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये देखो पहला ही गलत, कैटलिस्ट नहीं करता कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज, है ना, वो सिर्फ क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, ना ही वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ए वाला इनकरेक्ट है और वही आपसे पूछा है, ये ना इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इन पे थोड़ा फोकस किया करो, ये आप सिली मिस्टेक्स बहुत करते हो। मैम देख, हमें आता तो था लेकिन हमने नोट करेक्ट नहीं देखा, मैम हमें आता तो था लेकिन हमने हमारे जो रफ शीट है उस पे सही सोल्व किया था लेकिन गलत मार्क लगा के आए, तो भैया अब नहीं करनी ये मिस्टेक, अब टाइम इम्प्रूव करो, ठीक है, पेपर आने ही वाला है। अगर एंड तक गलतियां करते रह जाओगे, ये सिली मिस्टेक्स, तो फिर पेपर में भी सेम मिस्टेक करोगे, ठीक है, तो इम्प्रूव करो, टाइम कम है। ओके, आयुपिक नेमिंग, एसिड ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दोगे तो देख लो इसका नेम क्या होगा, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड, इसका करेक्ट होगा। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। उसके बाद आइए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड ए इज 70 टोर, कहाँ से आया, कौन से चैप्टर से, सॉल्यूशन से। तो आपको पी नोट ए दे रखा है बेटा 70 टोर, इट फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन विद अनदर लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन दे रखा है बी का 0.2, तो ए का निकाल लोगे 1 में से माइनस करके। टोटल वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 84 टोर, अरे कितना इजी है, रोल तो लगा दो, पी नोट बी निकालना है, कैसे करोगे मैम, ये तो बहुत इजी है, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का बी, सारी वैल्यूज है, पी नोट बी निकाल लोगे, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन है मैंने लिखा हुआ है 140, ठीक है, 140 इसका आंसर आएगा, सोल्व आप खुद करोगे। आ गया ये। ओके, द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये आपको क्या है, कीटो एसीटोफिनोन है, LaLH4 है, क्या करता है, कीटोन को किस में, अल्कोहल में चेंज करता है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन रहेगा बेटा करेक्ट, गलत गलत गलत, ए वुड बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्यूटेनोन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कलाइन केमिनोफोर, तो ये तो प्राइमरी है, ये तो भैया एसिड में चेंज करता है अगर इसमें डाल दोगे केमिनोफोर। ये सेकेंडरी है, ये किस में दे देगा, कीटोन में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ओके, तो आप खुद देख रहे हो पेपर कैसा है, ऐसे नीट का भी आपको देखने को मिलेगा। 88 पे आओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतने mmHg पे इतना है, हाउ मच सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट इट बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस,
डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे? 100 माइनस 99.48 कितना आ जाएगा? 0.48 आ जाएगा ना। करके देख लो भाई इसको, तुम्हारी मैम की ना थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 9 में से ओके 0.52 आ जाएगा ना। ठीक है ओके। केबी की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम, तो 0.52। मोलालिटी क्या होती है? गिवन मास, वही आपको निकालना। मोलर मास सुक्रोज का पता है 342 होता है। देखो अब इसमें आपको दिए नहीं रखा तो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज का 342 होता है। ओके 1000 बाय W1 कितना है? 500। तो इसको सोल्व करो, इसका आंसर आएगा डी, डायरेक्ट आ जाएगा। कोई आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पता चल गया होगा अभी तक कितनी बार आ चुका है ये। ठीक है, टेस्ट में भी काफी बार पूछा गया है। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। द आयुपेक नेमिंग कैसे करोगे? पहले पेंटामीन, क्यों? ए क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, देन नाइट्राइटो, तो पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन। अब आपको क्या करना है? ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को, तो बी और सी, लेकिन हम फंसेंगे कहाँ? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो निकाल लो x -1 -2, तो 3 आ जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क पॉलीमर? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, मेलामाइन होता है नेटवर्क पॉलीमर। ओके आगे चलिए। टेरिलीन इज नॉट अ, ये भी आपके पेपर में आता है। देखो डायरेक्ट है, ये वाले क्वेश्चन को देखते ही टिक मार्क करना है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो फिर ऐसे छोड़ के आना पड़ेगा। 4 नंबर का, और 2 क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर से। तो टेरिलीन जो है चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है, बाकी पॉलिएस्टर फाइबर भी है, कोपॉलीमर भी है, एक से ज्यादा पॉलीमर से मिलकर बना, और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी है। ठीक है ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? देखिए क्या है सब में? CH3COH, C2H5, CO, सब में एसिड है। अब सब में एसिड है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? एक चीज आप लोगों को दिख रही है कि हाइड्रोजन था, फिर कार्बन 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका इंक्रीज होगा। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट को सरफेस एरिया, ब्रांचिंग एंड मॉलिक्यूलर मास पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैनिजारो में क्या होता है? लिखा हुआ है देखो, इन कैनिजारो रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट ऑन द एल्डिहाइड। अगर मान लो मैं ये ले लो एल्डिहाइड, कैनिजारो, सपोज बेंजल्डिहाइड ले लेती हूँ, है ना, अल्फा एच नहीं होना चाहिए अल्फा कार्बन पे। तो इसमें अगर मैं NaOH लेती हूँ तो फर्स्ट जो NaOH है वो क्या क्या है? ये क्या अटैकिंग रिएजेंट क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए 86 पे। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट? आपको पता है सिलिकॉन आया था ना, आई थिंक लास्ट टेस्ट में भी था, क्वार्ट्स। ठीक है, तो वो भी सिलिकॉन का ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? कोवलेंट क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, बाकी नहीं करेगा। उसके बाद आइए, द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेराडे रिक्वायर्ड टू फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट इनटू क्रोमियम 3+। बहुत इजी है, आपको इसकी इक्वेशन लिखने आती है तो इजी है, वरना नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। ये बन रहा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? ये होती है इसकी इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो कितना फेराडे चाहिए रिडक्शन के लिए? 6 फेराडे, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बेटा पेपर में करना है। ज्यादा टाइम लगा दिया ना तो फिर गया पेपर, है ना। और ये अपना टाइम मैनेजमेंट आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? जितना आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होगी, अदरवाइज पेपर में पक्का गड़बड़ करके आओगे, आती हुई चीजें भी गलत करके आओगे इसके चक्कर में कि जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट ऑन रिएक्शन विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। याद रखो, कॉपर पाउडर किसमें यूज करते थे हम? गेटरमैन में। गेटरमैन कोच नहीं था, गेटरमैन कोच में हम क्या करते थे? याद करो, बेंजल्डिहाइड बनता था। सैंडमेयर में हम कॉपर का हैलाइड लेते थे, और बाल स्कीमन में तो हम फ्लोरोबेंजीन बनाते थे। गेटरमैन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन कैन प्रोड्यूस ये RCO एराइल, यही होता है। तो कौन सी रिएक्शन से आपको ये मिलेगा? ठीक है, एक बार ये वाली रिएक्शन देखना, RCOCl AlCl3 और बेंजीन है। कौन सी रिएक्शन है? मुझे तो मैम ये दिख रही है, कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट।
समझ रहे हो ना? देखो ना, इसमें तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसमें क्या है, ArCOCl है, ठीक है, जबकि आपको एक R चाहिए, एक AR चाहिए। इसमें तो दोनों AR है, हटा दो इसको। ये तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन है, इसको भी हटा दो। और ये तो क्या है, कुछ और ही कर रहा है, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 90, आपके केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है X2 + Y2 से 2XY। देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज करो, ये इक्विलिब्रियम में होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। ओके, आपको क्या बताना, ओवरऑल ऑर्डर। पहले तो रेट लिखो, है ना, फिर ओवरऑल ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन का क्या होगा। तो ये देखो, आपको पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो सेकंड वाला हो जाएगा। तो रेट कैसे लिखूंगी मैं, XY2। अब ये महान बन के अगर आप इसको देख के 2 लिख के आए कि 1 और 1, Y2 के रिस्पेक्ट में 1 और X के रिस्पेक्ट में 1, काटा लगेगा। और अगर ए ऑप्शन लगा के आए हो तो देखो क्या करना है। मैंने आपको बोला था, अगर रेट में आपकी कोई ऐसी स्पीसीज इन्वॉल्व है जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का लाइफ टाइम क्या होता है, कम होता है, स्टेबल नहीं होती है। तो आपको उसको रेट लो से हटाना पड़ेगा। रेट लो में आप सिर्फ वही स्पीसीज लिखोगे जिनका जो स्टेबल है, ठीक है, जिनकी एग्जिस्टेंस है। तो एक्स देखो यहाँ पे, एक्स तो इंटरमीडिएट है ना। तो इंटरमीडिएट है, फास्ट स्टेप के लिए क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम स्टेप। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर x2। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसी को ही बाहर भगाना है। तो एक के इक्विलिब्रियम का हाफ, अंडर द रूट ले लो दोनों साइड, और x2 हाफ। तो इसको आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ। तो रेट क्या आ जाएगा देखना, के इक्विलिब्रियम का हाफ, x2 हाफ और y2 हाफ, ठीक है। तो देखो ना किस पे डिपेंड कर, x2 के रिस्पेक्ट में हाफ है ऑर्डर, y के रिस्पेक्ट में 1, तो दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो 3/2 क्या हो जाएगा, 1.5। तो ऑप्शन सी रहेगा बच्चा आपका आंसर 1.5। तो ये था आपके सारे 90 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पता लगा होगा कि मैंने कैसे अप्रोच किया था क्वेश्चन को एंड मैम ने कैसे अप्रोच किया है, ठीक है। तो इससे पहली वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी मैं अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, पेपर ज्यादा दूर नहीं है ना, पास है, ठीक है। जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक भी टेस्ट बच्चे आपको स्किप नहीं करना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ एक माई मिस्टेक्स की नोटबुक बना लो आप, ठीक है। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन।